बिमला जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उनकी बहू अनीता हाथ में एक ट्रे लिए कमरे में आई। ट्रे में चाय रखी हुई थी। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, उसने मधुर स्वर में कहा। बिमला जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तू तो मेरी हर ज़रूरत बिना कहे ही समझ जाती है। तभी पीछे से उनका बेटा भी कमरे में आते हुए बोला, अरे वाह अनीता, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन पर दिन माँ जैसी बनती जा रही हो। यह सुन अनीता ने हंसते हुए कहा, माँ जी को देखकर ही तो सीखा है मैंने सब कुछ। तभी बिमला जी ने चाय की एक घूंट भरी तो वह हल्का सा रुकी। स्वाद आज कुछ अलग सा लगा। मीठी जरूर थी पर कुछ तो अजीब था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज चाय का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। तभी राहुल तुरंत बोला, माँ, यह तुम्हारा रोज का डायलॉग है। कभी चाय ज़्यादा मीठी तो कभी कम मीठी, कभी ज़्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लीजिए, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। बिमला जी कुछ कहती उससे पहले ही बहू ने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। आज शायद उसी का स्वाद अलग लग रहा हो, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। तो बिमला जी भी मुस्कुरा दी और चुपचाप धीरे धीरे पूरी चाय खत्म कर दी। तभी अनीता ने झुककर गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपके सिरहाने पानी का जग रख दिया है और आपकी दवा भी, वह लेकर सो जाना। बिमला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अनीता चाय की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे चला गया। फिर बिमला जी ने दवा ली, पानी पिया और चुपचाप तकिए पर सिर रखकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बजे हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर सोचा, क्यों न बेटे बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। यह सोचते हुए बिमला जी धीरे कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई और पहले पानी रखा, फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे रसोई में चाय की खुशबू भर गई। इधर बिस्तर पर अनीता ने करवट बदली। चाय की खुशबू उसके नाक तक पहुंची तो उसने आंखें खोली और बिस्तर से उठते हुए बुदबुदाई, इतनी तेज खुशबू, चाय किसने बनाई है। वह उठी और कमरे से बाहर आई तो रसोई में बिमला जी खड़ी थी। तभी बिमला जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अनीता बहू उठ गई है। देखो, आज मैंने चाय बनाई है, ठंड बहुत है ना। अच्छा, ऐसा कर, राहुल को भी उठा दे। कहते हुए बिमला जी चाय कप में डालने लगी तो उनके हाथ थरथराने लगे। उन्होंने अनीता से कहा, बहू, चाय तो मैंने बना दी है, बस जरा तू कप में डाल दे। राहुल को गर्मा गर्म चाय देना और हाँ, मेरे लिए सिर्फ आधा कप ही डालना, अब ज़्यादा चाय नहीं पी जाती। कहते हुए बिमला जी बाहर हॉल में आकर बैठ गई। तभी राहुल भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद बिमला जी ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वह कुछ और बोलता उससे पहले ही बिमला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तू इतना क्यों घबरा जाता है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस 3-4 दिन से सर में हल्का दर्द हो रहा है। सोचा डॉक्टर से दवा ले लूं। तभी पास में बैठी अनीता मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूँगी। इनके पास वैसे भी बहुत सारा काम है। इतना सुनते ही राहुल का चेहरा तन गया। वह दृढ़ स्वर में बोला, लेकिन अनीता, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, बाकी काम बाद में है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बिमला जी ने बात को संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रही है बहू, मैंने इसके साथ ही चली जाऊंगी। यह सुन अनीता थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण था यह बिमला जी भी नहीं जान पाई। दोपहर के बाद अनीता बिमला जी को डॉक्टर से दवाई दिलाकर तो ले आई थी, लेकिन बिमला जी के मन में अब एक बेचैनी बनी हुई थी। रह रहकर डॉक्टर की वह बात उनके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी जब उनका चेकअप हो गया था और वह बाहर इंतजार कर रही थी। तभी अनीता डॉक्टर के कैबिन में अंदर आई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी बिमला जी के कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैसे ही दवाई देना। हाँ मैडम, वैसी दवाई दी है, लेकिन ध्यान रहे इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वह आवाज़ डॉक्टर की थी। इसे सुनकर बिमला जी सन रह गई। उन्होंने सर झुका लिया। कुछ समय समझ नहीं आ रहा था, क्या उन्होंने सच में यही सुना, क्या उनका वहम था।
उनके दिल ने कहा, नहीं अनीता ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग सवालों से भर गया। फिर भी उन्होंने अनीता से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर दिल अब बेचैन रहने लगा था। वह खुद से सवाल करती रहती कि कभी कभी अपने मन का डर भी तो हमें आवाज़ सुनाने लगता है। शायद वही हुआ हो। अनीता अगर कुछ गलत करती तो इतने अपनेपन से मेरी सेवा क्यों करती? यह सोचकर वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन दिल जो मान रहा था वह दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कहीं कोई बात तो ज़रूरी थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन बिमला जी रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कोने में खड़ी अपनी बहू अनीता पर गई। वह किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। बिमला जी को हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो वह धीरे से बगीचे की पत्थर की बनी बेंच के पीछे छुप गई। उनका मन बेचैन हो उठा। आखिर अनीता इस वक्त इस अजनबी से क्या बात कर रही है, वह सोच ही रही थी। तभी उस युवक ने अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और अनीता की ओर बढ़ा दिया। अनीता ने धीरे इधर उधर देखा, फिर लिफाफा लिया। लड़का वहां से जा चुका था। यह सब देखकर बिमला जी का मन और भी व्याकुल हो गया। उनके मन में कई सवाल एक साथ उमड़ने लगे। आखिर यह लड़का कौन था? इसने अनीता को लिफाफा क्यों दिया? और इसमें क्या है जो अनीता इतनी खुश हो रही है? तभी अनीता ने किसी के पास फ़ोन किया और बोली, हाँ, सब वैसा ही हो रहा है जैसे प्लान किया था। उसके बाद अनीता के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर बिमला जी की रूह कांप उठी। वह अवाक खड़ी रह गई। अनीता फ़ोन पर बात खत्म करके वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन बिमला जी अभी भी उसी जगह पथराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थी, लेकिन उन आंखों में अब नींद की जगह डर और संदेह था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने बेटे राहुल से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब अनीता चाय लेकर कमरे में आई तो बिमला जी ने खुद को सामान दिखाने की पूरी कोशिश की। माँ जी, चाय पी लीजिए, हल्का गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो बिमला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान एकदम फीकी थी। उन्होंने सिर हिलाया और फिर इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूँगी। अनीता ने उन्हें गौर से देखा, पर कुछ पूछे बिना ही चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही बिमला जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली और चुपके से चाय का कप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, मन में गहराता हुआ शक और दिमाग में सैकड़ों सवाल जो किसी मुक्त तूफान की तरह उमड़ रहे थे। कभी कभी वह आंखें बंद करती तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को अनदेखा करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही आवाज़, वही चालाकियां उनकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति उतर आई। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू के चाय लाने का समय हुआ तो बिमला जी हाथों में वह पुरानी सी गुड़िया लेकर बैठ गई, जिसे उन्होंने बरसों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। धीरे धीरे वह उसी से बात करने लगी। मीना, देख, वह फिर आ गई है, वही चुड़ैल, मुझे मारेगी। उन्होंने एकदम मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। उसी वक्त अनीता चाय लेकर उनके कमरे में आई। माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? वह धीरे से बोली। बिमला जी ने गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। चुप, वो मुझे मारने आई है, तुम देख रही हो ना मीना, वह गुड़िया से कहती रही। अनीता खुश हो रही थी। वह जो चाहती थी अब वही हो रहा था। अब यह पूरी तरह पागल हो गई। वह मन ही मन बुदबुदाई और बिना चाय दिए ही लौट गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। उधर कमरे में बैठी बिमला जी ने जैसे उसकी परछाई जाते हुए देखी
तो तुरंत उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बजे थे। राहुल तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से आवाज़ आई, राहुल जरा देखना माँ उठ गई क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ देखता हूँ, कहते हुए वह माँ के कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर राहुल वहीं ठिठक गया। बिमला जी जमीन पर बैठी थी, हाथों में एक पुराना तकिया लिए उससे बातें कर रही थी। नहीं, तुम मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाओगे क्या? फिर अचानक रोने लगी। यह देखकर राहुल घबरा गया। माँ, माँ क्या कर रही हो आप? बिमला जी ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही न पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी आ गया मुझे ले जाने? नहीं, मुझे मत ले जाना। माँ, क्या हुआ है आपको? मैं हूँ राहुल, आपका बेटा। बिमला जी उसकी ओर घूरती रहीं, फिर एक झटके में मुंह फेर लिया। नहीं, तुम नहीं हो मेरा बेटा, तो मुझे बहुत प्यार करता है, तुम नहीं हो सकते। यह सुनकर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी माँ को खड़ा कर बिस्तर पर बिठाने लगा, तभी पीछे से अनीता आ गई। क्या हुआ? उसने बनावटी चिंता जताते हुए पूछा। राहुल ने इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है माँ, मुझे पहचान नहीं रही। अनीता ने नज़र झुका ली। अंदर ही अंदर उसकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। मन में सोचा, अच्छा है, असर शुरू हो गया है। राहुल माँ को बिस्तर पर बिठाकर बाहर आ गया और सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद अनीता उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, राहुल तुम ठीक हो ना? राहुल ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा अनीता, माँ की हालत ऐसे कैसे हो गई? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अनीता उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं राहुल, ऐसा मत करो। अगर हम माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो वह उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लेंगे, फिर लोग बातें करेंगे कि माँ जी पागल हो गई है और यह सब हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। राहुल ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर माँ की हालत को देखकर चिंतित हो गया। लेकिन अनीता, हमें कुछ तो करना चाहिए, माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अनीता ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो राहुल, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। अभी के लिए हम माँ जी को घर पर ही आराम करने देते हैं और फिर अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे। राहुल कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसके पीछे कितना जहर छुपा है। वहीं अंदर बैठी उसकी माँ बिमला जी उसकी यह हालत देखकर मन ही मन बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें अपनी माँ को इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन बेटा अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की बेल बजी। सुबह सुबह कौन आ गया है? मन ही मन बड़बड़ाते हुए अनीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी मासी सास ममता जी को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुद को सामान करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे मासी जी, आप ऐसे अचानक? खबर तो कर देती, मैं आपको लेने आ जाती। ममता जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर पहले बता देती तो तुझे सरप्राइज कैसे देती बहू। यह बिमला नज़र नहीं आ रही? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वह तो मंदिर गई होगी ना। कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी सास में अभी भी कितनी हिम्मत है, इतनी ठंड में भी सुबह सुबह मंदिर चली जाती है। मेरे बस की तो बात नहीं। अनीता कुछ कहती उससे पहले ही ममता जी फिर से बोल पड़ी, चल अब एक गरम गरम चाय बना दे बहू, जब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। तभी राहुल भी वहाँ आ गया और अपनी मासी के पाँव छूते हुए बोला, मासी कैसी हैं आप? आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ममता जी कुछ बोलती उससे पहले ही अंदर से बिमला जी की तेज चीख सुनाई दी, नहीं मत मारो मुझे। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि राहुल भागता हुआ माँ के कमरे की ओर गया और पीछे पीछे ममता जी और अनीता भी दौड़ी। जैसे ही ममता जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की हालत देखकर दंग रह गई।
बिस्तर पर बैठी बिमला जी कांप रही थी, आंखों में डर और चेहरे पर पसीना साफ छलक रहा था। ममता जी एक पल के लिए जैसे पथरासी गई, वे दौड़कर बिमला जी के पास पहुंची। उन्होंने झुककर अपनी बहन का चेहरा थामा और बोली, दीदी यह तुम्हें क्या हो गया है, किससे डर रही हो? मैं हूं ना, तुम्हारी बहन ममता, देखो मेरी तरफ। बिमला जी का चेहरा कांप रहा था, जैसे किसी डरावने सपने से अभी अभी जागी हो। वह एकटक राहुल को देखे जा रही थी और उनके होठों से बस एक फुसफुसाहट निकली, मत भेजो मुझे वहां, मैं पागल नहीं हूँ। यह सुनकर ममता जी ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा। राहुल, यह क्या कह रही है तेरी माँ, और यह सब कब से चल रहा है? ममता जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा तो राहुल धीमे स्वर में बोला, कुछ दिनों से माँ की हालत ऐसी होती जा रही है मासी, कभी अचानक चीख पड़ती है तो कभी रोने लगती है। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन अनीता ने तुरंत बात काट दी। पर मासी जी, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो समाज क्या कहेगा कि माँ पागल हो गई है? ममता जी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी बहन बिमला जी की ओर देखा, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू फिक्र मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उनके सर में वह अपनापन था जो केवल बहनों के रिश्तों में होता है, निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा प्रेम। तभी पास में खड़ी अनीता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मासी, अब कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन के लिए आई हैं। ममता जी ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी अब उसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत है और वह देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर पास ही खड़ा राहुल, जो माँ की हालत को लेकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, मासी, आप सच कह रही हैं ना कि आप यहीं रहेंगी? अब जब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अनीता ने भी झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल मासी, आप हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अब बिमला जी को नींद आ चुकी थी। ममता जी ने प्यार से बहन की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, चलो दीदी, सो गई हैं, अब उन्हें आराम करने दो। और बहू, तुमने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाई है। कहते हुए ममता जी बाहर आ गई तो राहुल और अनीता भी बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात के समय घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादगी भरा माहौल था। तभी अनीता ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा, मासी जी, एक बात पूछूं, आपको डर नहीं लगता माँ जी के इस पागलपन से? यह सुनकर एक पल को टेबल पर सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से से अनीता की ओर घूरते हुए बोला, अनीता, यह तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी माँ पागल नहीं है। राहुल की आवाज़ में अपनी माँ के लिए सम्मान और गुस्सा दोनों थे। ममता जी ने भी कड़क लहजे में कहा, बहू, आज तो तेरे मुंह से यह बात निकल गई, लेकिन आगे से भूल कर भी मेरी बहन को पागल मत कहना। यह सुनकर अनीता का चेहरा अचानक से फीका पड़ गया। वह सहमी हुई दिखने लगी, लेकिन मन ही मन वह मुस्कुरा रही थी। पागल नहीं हुई तो हो जाएगी, दवाई धीरे धीरे असर तो कर ही रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने जैसे खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कोई न कोई खामोश हलचल जरूर चल रही थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए तो ममता जी भी अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए चली गई। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गई। तभी बिमला जी ने आंखें खोली तो दोनों बहनों की आंखों में एक सी चमक थी। ममता जी ने धीरे से कहा, दीदी, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था, अब आगे क्या करना है? बिमला जी ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी भाषा में जवाब देने का, तो बस यूं ही सब कुछ देखती रह। लेकिन अनीता को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। उन दोनों की आंखों में एक ही उद्देश्य था, सच्चाई को सामने लाने और बहू की साजिश को उजागर करना, जो अपनी सास को पागल साबित कर देना चाहती थी। दरअसल बिमला जी ने ही अपनी बहन ममता जी को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। दीदी, बताओ ना, अब हमें क्या करना है? ममता जी ने बिमला जी की तरफ देखते हुए कहा तो बिमला जी बोली, बस तुम कल किसी भी तरह मुझे मंदिर ले चलो,
वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह बिमला जी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। जैसे ही दोनों बहनें तैयार होकर मंदिर के लिए जाने लगी तो अनीता ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, मासी जी, इतनी सुबह सुबह मंदिर, कोई विशेष पूजा है क्या? ममता जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही मन किया भगवान के दर्शन करने का, और दीदी का मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए सोचा मंदिर हो आते हैं। तभी पीछे से राहुल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मासी, आपको तो पता है माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालोगी? तो अनीता ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। जी मासी जी, अगर मंदिर जाने का इतना ही मन है तो मैं भी साथ चलती हूँ। ममता जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं उनके साथ हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ बहू, तुम्हारा साथ चलना अभी जरूरी नहीं है, इसलिए तुम अपने घर के काम देखो। इतना कहकर वे दोनों बहनें मंदिर के लिए निकल गई, लेकिन अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने। इधर राहुल के ऑफिस जाते ही अनीता ने अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाया और झुंझलाते हुए बोली, माँ, यह मेरी मासी सास है ना? पता नहीं कब तक यहाँ टिकी रहेगी। मैं तो इस बुढ़िया से ही तंग आ चुकी थी। अब इसकी बहन भी हमारी छाती पर मूंग तलने आ गई है। उसकी यह बातें सुनते ही उधर से उसकी माँ की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। देख बेटा, जो तू कर रही है वह ठीक नहीं है, आखिर सास भी तो माँ ही होती है। तभी अनीता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो माँ, अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। लेकिन बेटा, जो तू कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राहुल तुझे कितना प्यार करता है और तू है कि उसकी माँ को ही पागल बनाने पर तुली हुई है। अब उसकी माँ कुछ और बोलती उससे पहले ही अनीता ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चालाकी और चिंगारी साफ झलक रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर बिमला जी और ममता जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर कुछ देर वहां शांति से बैठने के बाद मंदिर के प्रांगण में एक कोने की तरफ जाकर बिमला जी ने ममता जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचना पड़ेगा। किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी चुप्पी और आंखों में आंसू देख नहीं जाता मुझसे। तभी बिमला जी ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, ममता, यह बता, मैंने तुझसे जो कहा था वो गुप्त कैमरा क्या तू ले आई है? तो ममता जी ने तुरंत अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं लाई हूँ, अपने पोते से मंगवाया था। बहुत ही छोटा और ख़ास कैमरा है, दीवार में या सोप में भी लगा दो तो भी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। यह सुनकर बिमला जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने ममता, अब बस इसे सही जगह लगाना है और फिर देख कैसे सब सामने आएगा। यह मुझे पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है ना, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। बिमला जी की बात सुनकर ममता जी थोड़ी देर चुप रही, फिर उनके चेहरे पर सवालों की परछाई उभर आई। लेकिन दीदी, एक बात तो बताओ, तुझे कैसे पता चला कि वह तुझे पागल बनाने की साजिश कर रही है? यह सुनकर बिमला जी का चेहरा पल भर में लाल हो गया, आंखें एकदम शून्य में ताकने लगी, जैसे कोई बहुत भयानक दृश्य फिर से जहन में लौट आया हो। बिमला जी फिर धीरे से बोली, ममता, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, तभी अचानक मैंने बहू को देखा। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने उसकी वो सारी बातें सुन ली थी। उसके वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वह कह रही थी, क्या अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? मैं तो उन्हें रोज़ दवाई और चाय टाइम से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जिससे वह जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठे? कहते हुए बिमला जी का गला भर आया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, फिर बहू ने जो कहा उसने मेरी रूह तक को डरा दिया। उसने कहा, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन
देकर ही मार दो, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की साजिश। अब तो इसे भगवान भी माफ नहीं करेगा दीदी। अब इसके हर एक पाप का पर्दाफाश होगा और दुनिया देखेगी कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी बिमला जी ने कहा, चल ममता, अब अनीता की सच्चाई राहुल के सामने लाने का वक्त आ गया है। यह कहते ही दोनों बहनें मुस्कुराई। आज बहुत दिनों बाद बिमला जी हंस पाई थी। अब दोनों बहनों का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, सच का पर्दाफाश करना। लेकिन चुपचाप बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद ममता जी ने मौका देखकर वह छोटा गुप्त कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने बिमला जी के कमरे में ठीक उसी जगह लगाया जहां से कैमरे में सब कुछ साफ देखा जा सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा रसोई घर में लगाया जहां अनीता अक्सर उनकी दवाइयां और चाय का इंतजाम करती थी। दूसरे दिन एक ऐसा मौका आया जिसका उन्हें इंतजार था। राहुल के ऑफिस जाते ही अनीता ने कहा, मासी जी, आप दोनों के लिए चाय बना दूं क्या? तो ममता जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन दीदी बोल रही थी चाय पीने के लिए, तो उसे बनाकर दे दो। यह सुनकर अनीता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसको लगा कि यह सही मौका है सास से बात करने का, या यूं कहें अपना असली रूप दिखाने का। बिमला जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें कुछ आभास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाज़ा खुला और अनीता चाय की ट्रे अंदर ले आई। लो माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। बिमला जी ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उन्हें एहसास हो गया कि यही मौका है। उन्होंने तुरंत अपनी योजना पर अमल करते हुए फिर से डर का नाटक शुरू कर दिया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। अनीता पहले तो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर जैसे उसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, वह अचानक बदल गई। उसने बिमला जी को देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देखा बुढ़िया, मेरी दी हुई दवाई का असर दिखने लगा है। अब वह दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अभी तक वो माँ की माला जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की माला जपेगा। इतना कहकर वह जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पैरों से धक्का देकर बाहर निकल गई, जिससे बिमला जी पलंग से नीचे गिर गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बिमला जी ने कुछ पल धीरे धीरे उठते हुए चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया और सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था अनीता की असलियत का, इसके इरादों का। जैसे ही शाम को राहुल घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही अनीता जोर जोर से रोते हुए राहुल के गले लग गई और बोली, देखो राहुल, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी माँ ने मेरा गला ही घोट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। यह सुनकर राहुल एकदम से दंग रह गया। क्या माँ ने तुम्हारा गला घोटा? उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा जो अभी चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। ममता जी को यकीन नहीं हुआ कि अनीता इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तभी अनीता ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, यह देखो लाल निशान, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अब बहुत हो गया राहुल, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को पागल खाने भिजवा दो, इससे पहले कि वह किसी की जान ले ले। यह सुनकर राहुल एकदम से गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम होश में तो हो अनीता, क्या बकवास कर रही हो? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी ममता जी गुस्से में कांपती हुई अनीता की ओर बढ़ी और बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकत करते हुए। लेकिन अनीता भी कहाँ रुकने वाली थी। वह पलटकर बोली, मासी जी, आप हमारे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी ना दें तो ही बेहतर है। तभी बिमला जी, जो अब तक शांत थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा अनीता के गाल पर जड़ते हुए बोली, खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक भी शब्द कहा तो
बहुत हो गया तेरा ड्रामा। यह सुनकर अनीता सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा है। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वहीं खड़े राहुल ने जैसे अपनी माँ को पूरे होशोहवास में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कांपती आवाज में बोला, माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनीता कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। बिमला जी ने उनकी ओर देखा, फिर भराई आवाज में बोली, सही कहा इसने। मुझे पागल बनाने में तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका बस चलता तो आज तेरी माँ किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। यह सुनकर अनीता बनावटी आंसू लिए बोली, यह आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राहुल अब हक्का बक्का खड़ा था। माँ, यह सब क्या बोल रही है? बिमला जी ने राहुल की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोली, राहुल, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब कुछ देखे। यह वह सच है जो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कमरे में लगे गुप्त कैमरे से निकाला गया मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी से बाहर निकालकर राहुल की हथेली पर रख दिया। तभी ममता जी भी तुरंत रसोई की ओर मुड़ी और वहां छिपी दूसरे कैमरे की मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई और राहुल के हाथ पर रखते हुए बोली, और यह है वह दूसरा कार्ड जो रसोई में खेल हो रहा था ना, वह भी रिकॉर्ड हुआ है। अब फैसला तू खुद करेगा कि तुझे क्या करना है। राहुल ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगाए। जैसे ही उसने पहला वीडियो प्ले किया, सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो में वही सीन चल रहा था जो अनीता ने अपनी सास के साथ हरकतें की थी। देख मेरी दी हुई दवाई का असर। अब वह दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाच करेगा। अभी तक माँ की माला जपता था ना, अब मेरी जपेगा। चल पागल कहीं की। और फिर चलते हुए उसने अपनी सास को पैर से धक्का दे दिया। यह सब देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तभी अनीता तिलमिलाते हुए बोली, यह सब झूठ है। यह दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहती हैं। यह सब इनकी एक चाल है। लेकिन जैसे ही राहुल ने गुस्से से उसकी ओर देखा तो अनीता की जुबान लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह धीमे कदमों से जाकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी राहुल ने दूसरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया तो उसमें अनीता चाय में दवाई मिलाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर राहुल की रग रग सुलग उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह आंसू दर्द के नहीं, गुस्से और शर्म के थे। उसने अनीता की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पागल बनाने की? अनीता कुछ नहीं बोली, बस स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। तभी बिमला जी ने राहुल की आंखों में देखकर भरे गले से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। इस घर को और तुझे बचाने के लिए मुझे और ममता को यह सब करना पड़ा ताकि अनीता का असली चेहरा तेरे सामने आ सके। अब तू तय कर, तुझे क्या करना है? तो राहुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, करना क्या है माँ? अब यह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। यह सुनते ही अनीता बिमला जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो हुआ वह मेरी गलती थी, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन तभी राहुल के गुस्से में उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बाहर गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। अब अनीता डर गई थी। बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद राहुल ने गाड़ी सीधे उसके मायके के बाहर रोक दी और उतरते ही अनीता का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो अब। तो अनीता रोते हुए बोली, राहुल, हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। आवाज़ सुनकर अनीता की माँ कावेरी जी दरवाज़ा खोलकर सामने आई और बेटी को ऐसी हालत में देखकर चौंक उठी। अरे, यह सब क्या हो रहा है? तो राहुल उनकी ओर घूरते हुए बोला, संभालिए अपनी बेटी को और ख्याल रखिए। अब अगर इसने मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना कहकर राहुल बिना पीछे देखे वहां से निकल गया तो अनीता वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी मां ने नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा, इसलिए कहती थी कि यह सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल करने की पड़ी थी। अब रोती रह जिंदगी भर। इतना कहकर उसकी माँ भी अंदर चली गई। अनीता अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल की माँ पास लौटकर आया। बिमला जी को गले से लगाकर रो पड़ा। माँ, यह सब अगर आपने पहले बता दिया होता तो आपको यह दिन नहीं
नहीं देखने पड़ते। तभी बिमला जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं डरती थी कि अगर मैंने तुझे बहू के बारे में कुछ भी कहा तो तू मुझे ही गलत समझेगा। तभी ममता मुस्कुराते हुए आई और बोली, यह लो, गर्मा गर्म हलवा लेकर आई हूँ। अब बहुत हो गया रोना धोना, अब सब ठीक हो गया है और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसी बहू के जाल से बचा लिया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दुख की जगह खुशी थी। दोनों बहनों की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सुकून और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। उधर अनीता ने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। वह चाहती थी कि उसका पति केवल उसी का बनकर रहे, लेकिन अपने स्वार्थ में वह यह भी भूल गई कि प्यार, सम्मान और अपनापन जोर जबरदस्ती से नहीं मिलता। वह तो अपने कर्मों और सच्चे दिल से कमाया जाता है, जो वह कमाने में असफल रही। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।